हेलो साथियों, सभी को मेरा जय श्री श्याम, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी का हमारे टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। देखो साथियों, आप सभी के बीच में हमारी क्लास डेली आ रही है जीएस की। रोज़ हमारे जो कंटेंट में 10 से 15 क्वेश्चन हैं, लेकिन जो 10 से 15 क्वेश्चन का जो हमारा आप सभी तक पहुँचाने का सार है वो बहुत गहरा और विश्वसनीय है। तो विश्वास, देखो साथियों, विश्वास की सबसे बड़ी अहमियत होती है आदमी के अंदर विश्वास की। जब आप सभी को विश्वास होगा तो पूरी क्लास को देखना लास्ट तक। जो क्वेश्चन साथियों हमारी मेहनत की तरफ से रखे हुए हैं, बिल्कुल 100% जो हमने कर्तव्य निष्ठा से जो काम चल रहा हमारा टीकेडी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म का, तो बहुत ही जल्दी बाबा श्याम का आशीर्वाद रहा तो कुछ बड़ा मुकाम हासिल करेंगे जल्दी। तो साथियों 10 से 15 क्वेश्चन देखकर, संख्या को देखकर ये ना पूरी क्लास लास्ट तक लेनी है। कैसे क्वेश्चन है, क्या उनका सार है, और बार बार यही क्वेश्चन एग्जामों में रिपीट होते हैं। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो साथियों चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी है? निम्नलिखित में से किस राज्य में, इंग्लिश में बोले तो बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी है? पहला ऑप्शन है साथियों अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा सिक्किम। तो साथियों बात करें किसकी, नंदा देवी। तो नंदा देवी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है किस राज्य में आता? हमारे उत्तराखंड में। बहुत अच्छे, उत्तराखंड में हमारा नंदा देवी अभ्यारण्य भी कहाँ है? उत्तराखंड में साथियों। उत्तराखंड पहले किसका हिस्सा था? अपने उत्तर प्रदेश का था। 2000 में अलग होने के बाद क्या बन गया? उत्तराखंड, है ना। तो उत्तराखंड में ही हमारा नंदा देवी, प्लस पूरे भारत का सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य जो बना जिम कॉर्बेट पार्क, वो भी साथियों कहाँ पर है? हमारा उत्तराखंड में। कौन सा? जिम कॉर्बेट पार्क। क्या साथियों? जिम कॉर्बेट पार्क, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट पार्क। इसके बनने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। एक आदमखोरनी बाघिन थी साथियों, जिसे पकड़ने के लिए जिमो नील अधिकारी नियुक्त हुए ना, जो नेपाल और उत्तराखंड के क्षेत्रों में महिलाओं पर हमला करती थी। तो उसे मारने के लिए इन्हें बुलाया गया। इसके बाद इन्होंने बाघों को और बाघिन की मतलब अच्छी देखभाल हो, उसके लिए भारत में एक प्रथा चलाई, क्या? अभ्यारण्य वाली, टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट पार्क भारत का सबसे पहला है। कब बनता? 1935 में साथियों। स्थापना किसके द्वारा होती है? तो जिम ओ नील, जिम ओ नील। पहला साथियों इसके दो अन्य नाम और है, पूछे जाते हैं एग्जाम में जिम कॉर्बेट पार्क के। कौन कौन से हैं? एक हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, और साथियों एक और नाम है इसका रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। ये तीनों नाम साथियों किसके हैं? जिम कॉर्बेट पार्क के तीनों नाम में पूछे जाते हैं। हेली नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क नाम पड़ने की एक कारण है इसके पीछे, जहां ये रिजर्व है इसके पीछे कौन सी नदी बह रही है? तो रामगंगा। इसके बराबर से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है साथियों? तो रामगंगा। तब नाम पड़ गया इसका रामगंगा नेशनल पार्क। जिन्होंने इसकी स्थापना करी खूब, तो उनके नाम पर पड़ गया जिम कॉर्बेट पार्क, भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य। आगे बात करें तो देखो एक और आता हमारा उत्तराखंड में, जो पूछा जाता कई बार, राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। ये भी कहाँ हमारा? उत्तराखंड में साथियों। प्लस वर्तमान में प्रत्येक गांव संस्कृत भाषी गांव जो विकसित करा गया है, किस राज्य में करा गया? तो उत्तराखंड में। प्रत्येक गांव संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की जो योजना चलाई गई है, किसके द्वारा चलाई गई है? उत्तराखंड। और साथ ही बात करें टिहरी बांध, ये भी कहाँ है हमारा? उत्तराखंड। किस नदी के किनारे? तो भागीरथी, है ना। टिहरी बांध कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। टिहरी बांध किस नदी के ऊपर है साथियों? तो भागीरथी, है ना। भागीरथी नदी के किनारे क्या है हमारी? टिहरी बांध, भागीरथी। और एक और आ जाती है कौन सी? भिलांगना नदी। और सभी को पता साथियों को, जितने प्रयाग पढ़ते हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, है ना, नंद प्रयाग, ये सब कहाँ? हमारे उत्तराखंड में। यहीं से निकलती है हमारी भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? गंगा नदी। और गंगा नदी यहाँ से बहते बहते देव प्रयाग के बाद जब हरिद्वार में एंटर करती है, हरिद्वार से मैदानी भागों में निकलती है, तब इसका नाम पड़ता है क्या? गंगा। जिसकी लंबाई कुल कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी कहाँ? हमारी उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से, जिसे हम बोलते हैं क्या? गंगा नदी। उत्तराखंड साथियों उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, मैं बता चुका हूँ, 2000 में अलग हुआ, है ना। प्लस फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, और पहाड़ों की
मल्लिका। एक क्वेश्चन और आता है पहाड़ों की मल्लिका। क्या साथियों, पहाड़ों की मल्लिका मसूरी। पहाड़ों की मल्लिका जो है हमारी क्या है, किसे बोलते हैं, पहाड़ों की मल्लिका मंसूरी, जो देहरादून से ऊपर पड़ती है साथियों, पहाड़ी क्षेत्र है मंसूरी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है, साथियों टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, कौन सा भारतीय राज्य है दक्कन पठार, क्या दक्कन पठार के अंतर्गत नहीं आता है, या दक्कन का ट्रैप बोले, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन पठार के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा हमारा मध्य प्रदेश। दक्कन के पठार के अंतर्गत हमारा कौन सा राज्य नहीं आता, तो साथियों हमारा कौन सा नहीं आता, मध्य प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब किसके हिस्से हैं, दक्कन के पठार के हिस्से हैं साथियों। लेकिन मध्य प्रदेश हमारा दक्कन के पठार के अंतर्गत नहीं आता है। देखो भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा, तो साथियों तो हमारा आंध्र प्रदेश, है ना। भाषा के आधार पर 1953 में 56 में, है ना, वो हो जाता है। सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना, तब आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात चलिए किसकी साथियों, हमारे मध्य प्रदेश की, जो दक्कन के पठार के अंतर्गत नहीं आता है। देखो वनों के मामले में करें, वनों का प्रदेश किसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश को। एक आता है नदियों का मायका, सर्वाधिक जो नदियां मिल रही हैं आपस में, नदियों का जो मायका है वो भी कहां पड़ता है, हमारे मध्य प्रदेश। साथ ही बात करें साथियों मध्य प्रदेश का नेपा नगर, पूछा जाता है एग्जाम में, नेपा नगर किसके लिए फेमस है, नेपा नगर, तो ये साथियों अखबारी कागज। मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वो अखबारी कागज के लिए है। और मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है होशंगाबाद, वो नोट के कागज के लिए है। होशंगाबाद नोट के कागज और नेपा नगर अखबारी कागज के लिए। वनों का प्रदेश सबसे अधिक दलहन दालों का प्रदेश, नदियों का मायका, भेड़ियों का प्रदेश, हृदय प्रदेश, सब क्या बोलते हैं हम, मध्य प्रदेश, है ना, सबको मध्य प्रदेश। सर्वाधिक चीनी मिलें किस राज्य के अंतर्गत है, तो महाराष्ट्र के अंदर। सबसे ज्यादा पक्की सड़कें बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर। तेलंगाना कब बना, 2014 में। तेलंगाना राज्य गठन का होता है साथियों 2014 में। ये पहले किसका हिस्सा था, तो आंध्र प्रदेश का ही। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, है ना, अंडों की टोकरी भी किसे बोलते हैं हम, आंध्र प्रदेश को। तेलंगाना भी किससे कट का बना साथियों 2014 में, आंध्र प्रदेश से। और भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश। और दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, तो हमारे मध्य प्रदेश। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है, प्लस उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगाता है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है, तो वह हमारा है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कितने सर्वाधिक जो जिले हैं जो सीमा स्पर्श करते हैं, किसके साथ करते हैं, अपनी मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य कहाँ हमारा, कान्हा किसली जो है हमारा कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र के अंदर है, पक्की सड़कें महाराष्ट्र के अंदर है, प्याज का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र के अंदर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, जिसके महासचिव होते हैं लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1913 में एक पार्टी का गठन होता है, किसका, गदर पार्टी का। तो इसका मुख्यालय साथियों कहाँ है, दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता, सैन फ्रांसिस्को। तो जो गदर पार्टी हमारी बनी थी कहाँ पर इसका मुख्यालय, तो सैन फ्रांसिस्को। और गदर पार्टी की बात करें किसके द्वारा, ये सन भी पूछ लेता, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1913 में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ साथियों, सैन फ्रांसिस्को में। और किसके द्वारा की जाती है, संस्थापक कौन है इसके, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। इनके द्वारा क्या होती है, गदर पार्टी की स्थापना होती है। कहां पर साथियों, सैन फ्रांसिस्को में, है ना। आगे देखो लाहौर किस नदी के किनारे साथियों, तो रावी नदी के किनारे है लाहौर से संबंधित एक क्वेश्चन और ध्यान देना, अदालत ए आला, क्या, अदालत ए आला। लाहौर में अदालत ए आला का जो गठन किसके द्वारा करा गया, अदालत ए आला महाराजा रणजीत सिंह
बहुत अच्छे। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा लाहौर के अंदर ही साथियों क्या अदालत आला का क्या करते हैं, ये गठन करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह है ना। अदालत आला लाहौर के अंदर बनती है, किसके द्वारा बनती है, तो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, सभी को पता दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा करी गई 11वीं सदी में। 12वीं में आया था ना, 1100 के बाद 12वीं सदी में दिल्ली की स्थापना अनंगपाल, तोमन नरेश है अनंगपाल, जिसके द्वारा किसकी स्थापना होती है, दिल्ली की। इससे पहले ये इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता दिल्ली, है ना। तो दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा, तोमन नरेश अनंगपाल, और हिंदुस्तान गदर पार्टी का साथियों सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, आगे चलते हैं। और कलकत्ता का पूछा जाता, कलकत्ता शहर का वास्तुकार, कलकत्ता शहर का जो वास्तुकार है कौन है, जॉर्ज चारनॉक। जॉर्ज चारनॉक के द्वारा कलकत्ता शहर का क्या होता है, नक्शा या डिजाइन तैयार होता है। और दिल्ली का सभी को पता होगा एडविन लुटियंस। लुटियंस दिल्ली भी बोलते हैं, पुरानी दिल्ली को लुटियंस दिल्ली के नाम से। तो दिल्ली के जो वास्तुकार कौन है, एडविन लुटियंस। जो हमारी भारतीय संसद वर्तमान में जो नई है उससे पुरानी की जो है उसका भी नक्शा किसने बनाया था, तो एडविन लुटियंस के द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है, पहला ऑप्शन है ढाका, दूसरा ऑप्शन है काठमांडू, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है इस्लामाबाद। तो सार्क का मुख्यालय, सार्क की बात करें साथियों, सार्क का मुख्यालय कहां हमारा, काठमांडू नेपाल। किस देश में पड़ता है, नेपाल में। सार्क की जो स्थापना है साथियों कब होती है, 7 से 8 दिसंबर 1985। 7 से 8 दिसंबर 1985 सार्क की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां पड़ता है, काठमांडू नेपाल। नेपाल एक कैसा देश है साथियों, तो हिंदू राष्ट्र देश है नेपाल। नेपाल की संसद का नाम पूछ लिया जाता कई बार, तो नेपाल की जो संसद है उसका क्या नाम है, राष्ट्रीय पंचायत। जब हिंदू राष्ट्र देश है तो इसका जो राष्ट्रीय पशु भी याद रखें क्या है, गाय। राष्ट्रीय पशु क्या है नेपाल का साथियों, तो वो है क्या है हमारा, गाय। और उसकी संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, राजधानी काठमांडू। और सार्क का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है, काठमांडू में। ठीक है, देखो साथियों ढाका ये कहाँ की है हमारी, बांग्लादेश। और ये यूपीपी के एग्जाम में पूछी भी गई है 17 के फर्स्ट शिफ्ट में। ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की। और साथियों बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद। जातीय संसद कहां की संसद का नाम है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की ढाका में ही है हमारा किसका मुख्यालय पड़ता है, बिमस्टेक। बिमस्टेक एक संस्था है जिसका मुख्यालय कहां पड़ता है, ढाका। ठीक है, इस्लामाबाद ये पाकिस्तान है ना। और साथ ही कमेंट करके बताना पाकिस्तान में अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं ना। पाकिस्तान में वर्तमान में पीपीपी पार्टी के हैं, पीपल्स पार्टी के जो क्या बने हैं पाकिस्तान के नए पीएम। तो कमेंट करके बताना सभी साथियों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की। कौन से वंश की साथियों, शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा करेगी, पहला ऑप्शन है हमारा वज्रमित्र, दूसरा अग्निमित्र, पुष्यमित्र और वसुमित्र। ठीक है, सभी में मित्र है। तो शुंग वंश की जो स्थापना करेगी किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। कौन सा वंश साथियों, शुंग वंश। देखो मौर्य वंश समाप्त होने के बाद 2 भागों में मौर्य वंश बटा, एक तो जिसके देशी उत्तराधिकारी थे और एक के विदेशी उत्तराधिकारी। तो शुंग वंश जो था वो क्या, कौन सा था, देशी उत्तराधिकारी। शुंग वंश मौर्य वंश के बाद। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन है साथियों, हमारे पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन आता है वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था सीधे सीधे 2018 में। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ, कौन से 2 अश्वमेध है ना, जिसमें राजा के द्वारा घोड़ा छोड़ दिए जाते थे, जो घोड़ा पकड़ेगा उससे क्या होगा, सीधे सीधे युद्ध। दूसरा एक राजसूय युग, जब राजा सिंहासन पर बैठता है तब कौन सा यज्ञ करना पड़ता है, उसका राजसूय यज्ञ। ये पूछे गए थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ किसके द्वारा कराया गया, तो महर्षि पतंजलि द्वारा। ये दोनों जो यज्ञ हैं हमारे पुष्यमित्र शुंग द्वारा किसके द्वारा कराए गए थे, तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि के द्वारा। जो किसके लिए जाने जाते हैं, अपने योग
योग के जो प्रवर्तक है हमारे कौन है? महर्षि पतंजलि। योग के जो प्रवर्तक हैं कौन है? महर्षि पतंजलि। ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक हमारे कौन है? पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद आता है साथियों कौन सा हमारा? कणव वंश, जिसकी स्थापना वासुदेव करते हैं। और वासुदेव के बाद सुशर्मा को मारकर सिमुक कौन से वंश की स्थापना करता है? तो सातवाहन, है ना। कौन सा वंश आएगा पहला? शुंग वंश। शुंग वंश के राजा को मारने के बाद वासुदेव किस वंश की स्थापना करते हैं? कणव वंश की स्थापना। कणव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। जैसे सिमु को मारने के बाद कौन सा वंश की स्थापना करता है? सातवाहन। और सातवाहन वंश की राजधानी पूछी जाती है सीधे सीधे, क्या है सातवाहन वंश की राजधानी? प्रतिष्ठान। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है सातवाहन वंश से, चांदी सीसा पोटीन के सिक्के किस शासक के द्वारा चलाएगा? तो सातवाहन। चांदी तांबी पोटीन के सिक्के किसके द्वारा चलाएगा? सातवाहन के द्वारा, सातवाहन के शासकों के द्वारा। और राजधानी क्या थी इनकी? प्रतिष्ठान। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा। और सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चांदी मतलब सीसा पोटीन के सिक्के किस शासकों के द्वारा चलाएगा? तो सातवाहन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इनके सिक्कों पर जो सातवाहन वंश कैसा वंश है, मतलब मात्र सत्तात्मक है या पितृ सत्तात्मक? देखो साथियों, ऐसा कौन सा वंश है जो अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम जोड़ा करता था? इसमें आपने सुने होंगे याकश्री, गौतमी करणी। तो सातवाहन वंश ऐसा वंश है जो अपने नाम के आगे शासक किसका नाम ऐड करते थे? अपनी माता का। कोई पूछ ले आपसे एग्जाम में पूछे जा, ऐसा कौन सा वंश है जिसके जो शासक अपने नाम से आगे किसका नाम जोड़ते थे? अपनी माता का नाम जोड़कर चलते थे। सातवाहन वंश के शासक। और चांदी तांबे पोटीन के सिक्के किसके द्वारा? सातवाहन शासकों के द्वारा। उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ने का काम किसके द्वारा करा गया? तो सातवाहन वंश। ठीक है। कैसा प्रधानता इसमें? माता सत्तात्मक। माता की अधिक प्रधानता थी किसमें? सातवाहन वंश में। इसके चलते वो अपने नाम के आगे किसका नाम ऐड करके चलते थे? अपनी माता श्री का नाम। ठीक है। तो पुष्यमित्र, वसुमित्र ये एक वो है जिन्होंने क्या बौद्ध संगति इनके अध्यक्षता में हुई, वसुमित्र, है ना। वसुमित्र अश्व घोष उसको उपाध्यक्ष थे, तो वसुमित्र वो है। पुष्यमित्र जो शुंग वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना कहां पर हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना कहां पर हुई? बंगाल, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र। प्रार्थना समाज की स्थापना कहां पर हुई? तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र के अंदर। आप सभी को कमेंट करके बताना है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई, है ना। प्रार्थना समाज। इसी के साथ चलते हैं साथियों। देखो पूछा जाता कई बार ब्रह्म समाज। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज। 1828 किसके द्वारा होती है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी? ब्रह्म समाज की। ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? राजा की उपाधि, जो राजा की उपाधि है, कई बार पूछा जाता है राजा की जो उपाधि है किसके द्वारा दी गई? तो अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि? राजा की किसके द्वारा दी गई? अकबर द्वितीय। इन्हें हिंदू नवजागरण काल का जनक भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। इन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम भी उठाए। सती प्रथा को खत्म करने के लिए लॉर्ड विलियम बेटिंग का सहयोग करा इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेटिंग का 1829 में। सबसे सराहनीय कदम 1829 सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, लेकिन किसका सहयोग था? राजा राम मोहन राय का। 1828 से ब्रह्म समाज की स्थापना होती है कलकत्ता। एक आता आत्मीय सभा। आत्मीय सभा 1815 साथियों, और किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की एक पत्रिका कई बार पूछी जाती है, कौन सी है? संवाद कौमुदी। ये राजा राम मोहन राय की पत्रिका जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, संवाद कौमुदी। एक इनका अखबार था, फारसी में चलता था, कौन सा? मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन राय का ध्यान रखेंगे, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। और राजा की उपाधि इन्हें देते हैं अकबर द्वितीय। उसके बाद एक पूछा जाता है आर्य समाज साथियों। कौन सा? आर्य समाज। इसकी स्थापना कब होती है? 1875। और दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी समाज की स्थापना होती है? 1875 में आर्य समाज।
क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक हमारे कौन है, दयानंद सरस्वती, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना करते हैं। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, दयानंद सरस्वती। एक आता है परमहंस मिशन, रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है कब, 1897 साथियों। एक आता है नौजवान सभा 1926, क्या, नौजवान सभा 1926। ये पूछा गया समूह क्लर्क की परीक्षा में, नौजवान सभा किसके द्वारा की जाती है। 3 है इसमें, भगत सिंह, यशपाल और छबील दास। कई बार पूछा जाता तीनों के नाम कौन कौन है साथियों, भगत सिंह, यशपाल और छबील दास, ठीक है। नौजवान सभा 1926, भगत सिंह, यशपाल और छबील दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम में से किस स्थान में पाया जाता है। यूरेनियम का जो सर्वाधिक उत्पादन है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो किस जिले, किस स्थान पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, उत्पादन करा जाता है। किसकी बात चल रही है साथी, यूरेनियम की। पहला ऑप्शन है बांदा, दूसरा हमारा ललितपुर, तीसरा मिर्जापुर, चौथा है सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश की बात चलिए, यूरेनियम में सर्वाधिक जो उत्पादन है कहां पर होता है, ललितपुर। कहां पर, ललितपुर। और ललितपुर की खास बात है जो 3 तरफ से किससे घिरा है, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो 3 तरफ किससे घिरा है, मध्य प्रदेश से। कौन सा साथियों, ललितपुर। बांदा सभी को पता है किसके लिए, हीरा। मिर्जापुर जो है किसके लिए, कालीन उद्योग, कालीन। भदोई पड़ता है कालीन उद्योग के लिए, कौन सा, भदोई, ठीक है। सोनभद्र साथियों सर्वाधिक वन है यहाँ उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक वन सोनभद्र। इसे बोलते हैं कैपिटल पावर ऑफ भारत। भारत का कैपिटल ऑफ पावर सोनभद्र, ठीक है। प्लस भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से घिरा है। भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो किससे घिरा हुआ, 4 तरफ से घिरा हुआ, 4 राज्यों से घिरा हुआ। भारत का, उत्तर प्रदेश की बात नहीं चली, पूरे भारत की बात चल रही है। भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो कितने राज्यों से घिरा है, 4। कौन सा साथी, सोनभद्र। कितने राज्यों से घिरा हुआ, 4 राज्यों से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। भारत का एकमात्र राज्य है, एकमात्र जिला जो कितने राज्यों से घिरा हुआ, 4 राज्यों से। कौन सा, हमारा सोनभद्र, ठीक है। और प्लस उत्तर प्रदेश का दक्षिणी छोर भी है हमारा, क्या, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी छोर की बात करें तो कौन सा, सोनभद्र। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखो, प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर। कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास है, द व्हाइट टाइगर, किस लेखक ने लिखा है। प्रसिद्ध उपन्यास की बात है, द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया, तो पहला ऑप्शन है विक्रम सेठ। ये विक्रम नहीं, क्या है, विक्रम सेठ। दूसरा झुंपा लाड़ी, तीसरी अरुंधति राय, चौथा हमारा अरविंद अडिगा। क्या है साथियों, अरविंद अडिगा। तो व्हाइट टाइगर जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया, अरविंद अडिगा के द्वारा, ठीक है। विक्रम सेठ का पूछा जाता है ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय, ये किसकी है हमारे, तो विक्रम सेठ की है। झुंपा लाड़ी की बात करें साथियों तो द नेमसेक, द नेमसेक किसका है हमारा, तो झुंपा लाड़ी की। द नेमसेक झुंपा लाड़ी की है। ये सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की है। द व्हाइट टाइगर किसकी है, तो अरविंद अडिगा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल किन देशों की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, तो वो किन देशों से सीमा लगाने पर उत्तरदायी है, जहां अपना ड्यूटी का, कर्तव्य का पालन करती है पूरे निष्ठा के साथ। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान और नेपाल,
दूसरा पाकिस्तान और भूटान, तीसरा पाकिस्तान और बांग्लादेश, चौथा है पाकिस्तान और चीन। तो जो बीएसएफ की बात करें साथियों हम, बीएसएफ इसकी स्थापना कब होती है? 1965 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, स्थापना 1965, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली। तो साथियों पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए जो सीमा पर सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, कौन लगाई जाती है? हमारी बीएसएफ। और बात करें साथियों देखो चीन, चीन के लिए कौन सी हमारी? आईटीबीपी, भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, जिसकी स्थापना 1962, मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। ठीक है, 1962 आईटीबीपी की स्थापना होती है, जो चीन के साथ सीमा पर डट के मुकाबला देती है चीन को, बिल्कुल हमारी आईटीबीपी। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बीएसएफ सीमा पर सुरक्षा लगाती है। पाकिस्तान के साथ आप सभी को पता कौन सी रेखा लगाते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा साथियों? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 1947 में होता है, भारत आज़ाद होने के बाद। और किसके द्वारा कराया जाता है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण? तो रेड क्लिफ के नाम पर ही है रेड क्लिफ। और बात करें साथियों इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश, तो यहाँ शून्य रेखा कौन सी आती है? शून्य रेखा। ठीक है, और बात करें इंडिया और चीन के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी सीमा रेखा काम करती है? हमारी मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? मैकमोहन के द्वारा। कब होता है? जब प्रथम विश्व युद्ध चलने की कगार पर होता है, 1914। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। पाकिस्तान, कमेंट करके बताना है भारत कितने देशों के साथ अपनी जलीय और स्थल सीमा साझा करता है? 3 देश हैं, तीनों देशों के नाम हमें कमेंट में करके बताना है कौन कौन से देश हैं, है ना, जो भारत के साथ स्थल सीमा तो लगाती हैं और जलीय सीमा भी लगाते हैं। भारत चीन के साथ कितनी स्थल सीमा लगाता है? 3488 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की सीमा लगाते हैं? 3488 किलोमीटर। चाइना के साथ कितनी लगाते हैं? 3488 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान के साथ 3323। सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ, 4096 पॉइंट में कुछ और भी है किलोमीटर, लगभग आया था 4096 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल के साथ की बात करें साथियों तो कितने किलोमीटर की? 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा लंबाई स्थल सीमा भारत किसके साथ लगाता है? बांग्लादेश, 4096। और सबसे कम किसके साथ लगाता है? 106 किलोमीटर, तो अफगानिस्तान। ठीक है, जो बात चल रही है अखंड भारत, क्या अखंड भारत, जो अखंड भारत का हिस्सा है साथियों, जो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, ये पूरा क्या था? अपना अखंड भारत, पूरा एक भारत था, भारत देश। जो बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, जो कटने के बाद क्या पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया, फिर 1971 में क्या बन गया? बांग्लादेश। ठीक है, जो अपनी समुदाय के लोगों का नाम हुआ पाकिस्तान मुस्लिम। जो बांग्लादेश के जो पूर्वी बंगाल के नाम से बना, पूर्वी जो हमारा बंगाल है, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल भारत के हिस्से में आ गया जब 1905 में बंटवारा हुआ साथियों। होता ना, आता किधर है? पश्चिम बंगाल पूर्व में, लेकिन हम बोलते क्या उसे? पश्चिम बंगाल। रीजन है जब 1905 में बंटवारा, मतलब इसका वो हुआ वर्गीकरण लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो पश्चिमी बंगाल, उत्तरी बंगाल, दक्षिणी और पूर्वी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा था उसमें सर्वाधिक क्या थे? मुस्लिम। तो जो मुस्लिम ज़्यादा एरिया था वो क्या बना दिया हमने? पूर्वी पाकिस्तान। तो वहाँ इतना अत्याचार करे उनके साथ, रेप, बहुत ज़्यादा गंदे गंदे काम पाकिस्तानियों द्वारा ना। जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं ना शेख मुजीबुर रहमान, तो मुख्यमंत्री का चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान शपथ लेने गए थे साथियों, तो वहीं उन्हें बंदी बना लिया गया। उनके घर पर जितने आदमी थे सबको मार दिया गया, उनकी पत्नी जितने, बस एक बची थी उनकी लड़की, कौन? शेख हसीना बेगम, जो आज बांग्लादेश की क्या है? बहुत बड़े पद पर आसीन है ना। तो बहुत, जब अपने समुदाय के लोग उनमें भेदभाव कर दिया, वो हल्के मतलब ना, उनकी जो हाइट थी पाकिस्तान वालों से कम थी, और ये कैसे लोग थे? थोड़े काले लोग थे, तो उनके भेदभाव में, तो वो किसी और देश का क्या भला करेगा? भारत का क्या भला कर सकता पाकिस्तान?
तभी तो नल्ला पाकिस्तान उसे एक बहुत अच्छा सुटेबल नाम दिया गया, नल्ला पाकिस्तान। बस वो नहरों का ही सबसे बड़ा जाल है, उसमें नहरों में डुबकी मारो और महंगाई को बढ़ाओ और डूब कर सालो उसमें ही मर जाओ, ठीक है, और नल्ला और फुटबॉल बनाओ, बस यही काम है पाकिस्तान के। तो वो जब अपने समुदाय के लोगों का ना हो सकता तो भारत का क्या। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा दो प्रमुख शहरों में से किसको जोड़ता है? पहला लेह और विशाखापट्टनम, दूसरा लेह और कन्याकुमारी, तीसरा श्रीनगर और विशाखापट्टनम, चौथा है श्रीनगर और कन्याकुमारी। उत्तर से दक्षिण जो गलियारा दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है, उत्तर का है एक शहर और एक सबसे नीचे का दक्षिण का। भारत की उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 3214 किलोमीटर। भारत जो फैला हुआ है वो सबसे ज्यादा किधर से फैला हुआ? उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम 29-33 किलोमीटर कुल सीमा, मतलब भारत इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। तो प्रमुख शहरों को किन्हें जोड़ता है? श्रीनगर से क्या कन्याकुमारी को जोड़ता है। कौन सा? उत्तर से दक्षिण गलियारा। बात करें भारत की साथियों, कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने नंबर पर था? 7वें। प्लस भारत उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर फैला हुआ? उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम साथियों, और भारत की पूरब से पश्चिम की बात करें तो 29-33 किलोमीटर, ठीक है। भारत दुनिया की जनसंख्या का कितने परसेंट घेरा हुआ है पूछा जाता है कई बार, और कितने परसेंट क्षेत्रफल में है? तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत जो है 17.5, पूरी विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत घेरा हुआ जनसंख्या का, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करें अगर हम 2.42, पूरे विश्व के जो क्षेत्रफल की बात करें 2.42% भारत घेरा हुआ है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट 68-97 से लेकर 25, है ना, देखोगे तब ग्लोब पर। तो भारत का क्षेत्रफल कुल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। साथ ही बात करें श्रीनगर, श्रीनगर किसके द्वारा बसाया जाता? तो अशोका महान, अशोक के द्वारा कौन से शहर की स्थापना होती है? श्रीनगर की, है ना, जम्मू कश्मीर में पड़ता है श्रीनगर, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की एक झील है? परबूर झील, क्रेटर झील, लैगून झील, हिमानी झील। तो भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का उदाहरण है? तो क्रेटर झील का। किस प्रकार की झील का उदाहरण है? क्रेटर झील का। लोनार झील जो पड़ती है हमारे किस राज्य में पड़ती है? महाराष्ट्र में साथियों। लोनार झील किस राज्य में पड़ती है? तो महाराष्ट्र में। इसका निर्माण किससे गिरकर हुआ? तो उल्कापिंड। लोनार झील महाराष्ट्र में किससे हुआ? इसका जो निर्माण हुआ किसके गिरने से हुआ? उल्कापिंड। अब साथियों उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्कापिंड वो जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में हमारे पाए जाते हैं छोटे छोटे क्या क्षुद्र ग्रह, जो प्रति सेकंड गिरते रहते हैं, सूरज अपनी तरफ खींचता है, टूट कर छोटे छोटे कणों में उल्कापिंड। तो जो क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे रूप में टूट कर गिरता है उसे क्या बोलते हैं? उल्कापिंड। सभी को पता तारों का टेम्परेचर कितना होता है? प्लाज्मा अवस्था में होते हैं 6 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव बॉडी कितना टेम्परेचर झेल सकती है? 37 डिग्री टेम्परेचर, और वो उसका होता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं गिरेगा तो बहुत ज़्यादा क्या कर देगा? गर्मी कर देगा। माना जाता है साथियों धरती पर से जब डायनासोर का जो खत्म हुआ है खात्मा, किसके गिरने से हुआ था? उल्कापिंड। तो हर ये प्रति सेकंड में गिरते हैं, लेकिन पृथ्वी पर देखो अपना जो मंगल बृहस्पति के बीच में है ना, आप सभी देखते होंगे जो चांद पर दिखाई देते हैं काले काले स्पॉट, कहते हैं चांद में दाग, वो दाग नहीं है, किसका निशान होता है? उल्कापिंड गिरने का। तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा जब वो सर्कल लेगा राउंड में, पृथ्वी का चंद्रमा, यहाँ से उल्कापिंड आया तो वो किसके ऊपर गिर गया? कुछ तो चांद के ऊपर, है ना। उससे पहले एक ग्रह पड़ता कौन सा? बृहस्पति, जिसे हम बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर के नाम से जानते हैं। वैक्यूम क्लीनर जो घर में होता है ना, बड़े बड़े घरों में, जो डस्ट को बिल्कुल खींच लेता है कुछ भी हो। तो ये जो उल्कापिंडों को किसकी तरफ खींच लेता है? अपनी तरफ।
और सबसे बड़ा ग्रह भी है कौन सा, बृहस्पति ग्रह। और इसे जो है पृथ्वी के लिए कौन किसका काम करता है, वैक्यूम क्लीनर, अपनी जो रक्षा करता है ना, कौन सा, बृहस्पति। बोलते हैं अगर किसी का बृहस्पति अच्छा है तो उसका जो नसीब कितना अच्छा काम कर रहा है ना, तो बृहस्पति को अच्छी श्रेणी में माना जाता है, जो हमें किससे बचाता है, उल्कापिंड। साथ ही उल्कापिंड जब गिरते हैं, अगर पृथ्वी के विपरीत साइड से गिरेगा, क्या, क्षुद्र गिरह, अगर क्षुद्र गिरह टूट के पृथ्वी की विपरीत साइड से जाएगा, जिधर से वो मौसम मतलब गति कर रही है, घूर्णन गति करेगी इस साइड से, अगर विपरीत साइड से जाता है, किस साइड से, विपरीत, तो उसे बोलते हैं बोलोजाइट। अगर पृथ्वी की दिशा में जाएगा, समान दिशा में जिधर वो गति कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, उल्कापिंड। ठीक है, इसकी रफ्तार कम होती है, इसकी 12 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने की चाल से, 12, और उल्कापिंड 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्लस उल्कापिंड से हमारा दूसरा बचाव कौन करता है, जो पृथ्वी के आसपास मौजूद है, कौन सा, वायुमंडल। वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है साथियों, जब कोई चीज भी वो पृथ्वी की तरफ आता देखता है, उसमें स्वतः क्या लगा देता है, आग लगा देता है। तो जब ये गिरते हैं उल्कापिंड, प्रति सेकंड गिरते रहते हैं। ठीक है, हर पल उल्का बहुत सारे क्षुद्र ग्रह टूट के गिरते रहते हैं पृथ्वी की तरफ। आग के गोले होते हैं ना, 6000 डिग्री टेम्परेचर जिनका होता है प्लाज्मा अवस्था में, है ना। सूर्य भी क्या, एक तारा, हाइड्रोजन क्या होता है इनके पास, सूर्य और तारों के पास साथियों जो प्रकाश होता है किसके कारण होता है, नाभिकीय संलयन के, जो ऊर्जा होती है इनमें किसके कारण, नाभिकीय संलयन। जो हाइड्रोजन का किस में चेंजिंग होता है, हीलियम में। किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा। ठीक है, निहारिका बनने के बाद तारे, तारे के बाद लाल तारा, लाल दानव, बहुत सारे हैं, किसी दिन समझाएंगे कॉन्सेप्ट में, अलग ही लागा पूरा। तो उल्कापिंड से गिरने के कारण कौन सी झील बनती है, लोनार झील। और किस राज्य में है, किस झील का उदाहरण, क्रेटर। क्रेटर बोलते हैं साथियों गड्ढा। जब कोई चीज 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर से आकर नीचे गिरेगी तो क्या कर देगी, बहुत गहरा गड्ढा करेगी ना, तो क्रेटर बोलते हैं गड्ढे को। तो जो उल्कापिंड गिरने से दाग देनी और बहुत सारा बीच में क्या हो जाएगा, बहुत सारे स्थान पर बहुत गहरा गड्ढा, उसमें पानी भरने के बाद बन जाती है क्या, हमारी लोनार झील, जो किस राज्य में है, महाराष्ट्र। उल्कापिंड से ही हमारे क्या, सारे डायनासोर खत्म हो गया। और आज हम जो अपना पेट्रोल के और डीजल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझ लो साथियों उस जमाने में गिरने के बाद कई हजार वर्ष हो गए, उनकी हड्डियों के हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल अपशिष्ट के रूप में साथियों। तभी हर एक सरकार क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक की तरफ, क्योंकि आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीजल में अगर कमी आई संसाधन में, तो किसकी तरफ जा रहे हैं हम, लाइट के, इलेक्ट्रिक की तरफ। इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक साइकिल। सभी को पता है, आने वाली प्रत्येक देश को पता है कि किसकी कमी पड़ेगी, तेल की। सऊदी अरब है, बहुत सारे देश हैं ये, तो ये किसके ऊपर जीते हैं साथियों, तेल के ऊपर। जिस दिन तेल खत्म उस दिन इन कंट्रियों का खेल भी खत्म। ठीक है, उनकी हड्डियों के हम आज अपशिष्ट के रूप में क्या, तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से हर एक सरकार कहाँ किसकी ओर आगमन कर रही है, अपना इलेक्ट्रिक की तरफ, पेट्रोल को बचाना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल और विधि मंत्री, मतलब कानून मंत्री। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा राज्य में, तो विधानमंडल। कौन करेगा साथियों, विधानमंडल। बात कर लेते हैं विधेयक। दो प्रकार के होते हैं साथियों विधेयक, एक सरकारी विधेयक और एक होता है हमारा क्या, गैर सरकारी। सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक किसके द्वारा पेश करे जाते हैं, हमेशा मंत्री द्वारा पेश किया जाता है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक हम लोकसभा में भी पास कर सकते हैं साथी, मतलब पेश कर सकते हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, बट धन विधेयक की बात अलग है। धन विधेयक एक सरकारी विधेयक से अलग है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या, देखो धन विधेयक कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 110। ठीक है, धन विधेयक की जो परिभाषा कौन सा आर्टिकल में, 110 में है। धन विधेयक, जो विधेयक सरकारी विधेयक से अलग क्यों है, देखो इसे भी कौन पेश करेगा, इसे भी मंत्री पेश करेगा, मंत्री के द्वारा पेश करा जाएगा। ठीक है, लेकिन
इसकी एक खासियत है, क्वालिटी है, जो कहां पर पेश होगा, हमेशा लोकसभा के अंदर ही पेश करा जाएगा। क्या? धन विधेयक हमेशा कहां? लोकसभा में। 109 आर्टिकल के तहत धन विधेयक को पेश करते हैं कहां? लोकसभा में। इसके बाद आगे जाता है कहां? राज्यसभा में। राज्यसभा साथियों इस पर ना ही वो बैन लगा सकती, ना ही उसे रोक कर रख सकती, बस 14 दिन तक विचार विमर्श कर सकती है। उसके बाद अंतिम राष्ट्रपति, ना राष्ट्रपति इस पर कुछ कर सकते हैं हस्तक्षेप, सीधे उनका हस्ताक्षर होना और धन विधेयक पास। चाहे तो लोकसभा में पेश करने के बाद हम सीधे कहां लेके जा सकते हैं? राष्ट्रपति जी के पास लेके जा सकते हैं। कोई धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका प्रमाणीकरण कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है और विधानमंडल में विधानसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है, राज्य के अंदर। लेकिन देश के अंदर धन विधेयक 110 के तहत इसकी परिभाषा है और 109 के तहत, आर्टिकल 109 के तहत हम इसे कहां? हमेशा लोकसभा में पेश करते हैं। आर्टिकल 109 के तहत सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक जो मंत्री द्वारा पेश किया जाता है साथियों, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन धन विधेयक की क्वालिटी है, कहां पेश होगा? हमेशा लोकसभा के अंदर पेश करा जाएगा, मंत्री द्वारा तो होगा ही साथियों। ठीक है, अगर लोग धन विधेयक को पेश करते समय साथियों वो फेल हो जाता, विफल हो जाता, तो पूरे मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ेगा। पूरे मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार चली जाएगी। ठीक है, तो धन विधेयक ऐसा विधेयक है, हमेशा कहां पेश करेंगे? लोकसभा के अंदर पेश करेंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा में वो 14 दिन तक रोक कर रख सकते हैं, लेकिन इसे मना नहीं कर सकते, ना इस पर कोई वो विवाद खड़ा कर सकते। उसके बाद अंतिम मोहर राष्ट्रपति जी की लगती है। ठीक है, तो विधेयक, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक हमेशा मंत्री द्वारा पेश होते हैं, राज्यसभा में भी कर सकते हो पेश और लोकसभा में भी हम पेश कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जो जांच या अंतिम वो प्रमाण कौन करेगा, प्रमाणित है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है साथियों। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित कराया जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा रांची, तीसरा देहरादून, चौथा माउंट आबू। तो भारत का जो वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है साथियों? पहला गुवाहाटी, रांची, देहरादून, माउंट आबू। तो वन अनुसंधान की बात करें तो कहां पर है साथियों? देहरादून। जहां से प्रत्येक वर्ष क्या निकलती है? वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट निकलती है। भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहां है? हमारा देहरादून में है। माउंट आबू पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखना, दिलवाड़ों का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर है? तो माउंट आबू पर है। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। क्या? माउंट आबू। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी साथियों बात करें तो क्या है? गुरु शिखर। माउंट आबू पे क्या है? गुरु शिखर, 1722 किलोमीटर, 1722 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू को कौन है? गुरु शिखर। और माउंट आबू पे ही हमारा प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है हमारा साथियों? तो ये हमारा कहाँ है? राजस्थान, माउंट आबू। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी हमारी गुरु शिखर। बहुत अच्छे। गुरु शिखर साथियों किसकी सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी किसकी है साथियों? अरावली की। बहुत सारे साथियों कमेंट भी आने लगे। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। सबसे पुरानी पहाड़ियों में आता है। सबसे पहले किस पहाड़ी की मतलब उत्खनन, मतलब सबसे पहले जो पहाड़ी पृथ्वी पर आता है सबसे पुरानी पहाड़ियों में नाम, तो वो है अरावली पहाड़ी, जो कहाँ पड़ती है? राजस्थान। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से 1856 में ब्रिटिश अधिकारों पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने के लिए दबाव डाला। क्या साथियों? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने के लिए दबाव डाला। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा बिपिन चंद्र पाल, तीसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चौथा हमारा स्वामी विवेकानंद।
तो 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो इस हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, तो ये किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए अधिनियम के लिए किसका दबाव डाला गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसके द्वारा डाला गया साथियों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक बार और पूरा क्वेश्चन देखो पढ़ के। कई साथियों कमेंट आ कोई क्वेश्चन पीछे रह गया? एक मिनट अभी देखते हैं। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। एक बार चेक कर लेते हैं सभी साथियों का। किसी साथी का हमारा कमेंट था अभी, भारत का वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये हम करा चुके हैं। अच्छा, ये था साथियों क्वेश्चन जो हमसे पीछे छूट गया स्लाइड ऊपर करने में। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन? गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन? हमारे गोविंद वल्लभ पंत। तो इन्हें कब मिलता है? पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा 1960, तीसरा 1957, चौथा 1961। तो साथियों गोविंद वल्लभ पंत को कब मिलता है? 1957। जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन? गोविंद वल्लभ पंत। इन्हें कब मिलता है? 1957 में। प्लस पहली कृत्रिम झील भी कौन सी है साथियों हमारे? तो गोविंद सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये भारत की पहली कृत्रिम झील है। ठीक है साथियों, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। सभी साथियों कमेंट करके बताना कैसा लगा कंटेंट। पूरी वीडियो देखनी लास्ट तक, ठीक है। रोज रेगुलर क्लास आप सभी को मिल ही रही है जीएस की हमारी तरफ से, तो सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो क्वेश्चन बीच में आप सभी से पूछे जाते हैं वो कमेंट करके बता दें, ठीक है। सभी साथियों को जय हिंद।